किसी गांव के चौधरी ने एक मुकाबला कराया ताकि ये पता चल सके कि उसके गांव में सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है। पूरे गांव में सिर्फ 3 आदमी थे जिन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया और इन तीनों में से हर एक का कहना था कि वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। ये सूरत हाल देखकर ये फैसला किया गया कि वो बारी बारी अपनी बेवकूफ़ी के किस्से सुनाए ताकि ये फैसला किया जा सके कि इन तीनों में से सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है। ये सुनकर तीनों ने इस बात में सर हिला दिया। सबसे पहले एक गंजे आदमी ने अपनी दास्तान बेवकूफ़ी सुनाना शुरू की। मेरी दास्तान ऐसी है कि सुनकर सबको बड़ा लुत्फ आएगा और आप लोग मेरी बेवकूफ़ी की तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ करार दिया जाऊं। ये मेरी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती, जो भी आप समझे कि मैंने 2 शादियां कर ली। जिस तरह दूसरी सोखने आपस में लड़ती झगड़ती हैं, बिल्कुल उसी तरह मेरी दोनों बीवियां भी रोज़ रोज़ लड़ती झगड़ती रहती हैं। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि उन दोनों में बराबर का सलूक करूं ताकि उन्हें मुझसे कोई शिकायत ना हो। एक दिन मैं घर में बैठा खाना खा रहा था कि मेरी पहली बीवी मेरे पास आकर बैठ गई। वो बड़ी मोहब्बत से मेरे खूबसूरत बाल देखने लगी कि अचानक उसकी नज़र मेरे सर में मौजूद एक सफ़ेद बाल पर पड़ी। तो वो गमज़दा होकर बोली, तुम्हारे सर में ये सफ़ेद बाल बहुत बुरा लग रहा है। काश सारी जिंदगी बाल काले और चमकदार रहते। मुझसे उसका ये दुख सहा न जा सका और बोला, अगर तुम्हें ये सफ़ेद बाल अच्छा नहीं लग रहा तो उसे उखाड़ डालो। उसने बड़ी बेदर्दी से वो बाल उखाड़ा ही था कि मेरी दूसरी बीवी आ गई और वो शिकायत करने लगी कि इस बदबख्त ने वो सफ़ेद बाल निकाल ही दिया ना जो तुम्हारी बड़ाई और बुजुर्गी का निशान था। पहली बीवी ने अपने लिए बदबख्त का लफ्ज़ सुना तो वो बफर गई। उससे पहले वो एक दूसरे लड़ने लगती। मैंने मामला ख़त्म करने के लिए पहली बीवी से कहा, झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं, तुम भी एक बाल उखाड़ लो, इस तरह हिसाब बराबर हो जाएगा। वो भी शायद उसी इजाज़त के इंतज़ार में थी। उसने झट से एक काला बाल उखाड़ लिया। पहली बीवी गुस्से से चिल्लाई, ये कहाँ का इंसाफ है? मैंने सफ़ेद बाल उखाड़ा था, उसने काला बाल उखाड़ा है। इसलिए मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं भी काला बाल उखाड़ कर बराबर पर आ जाऊं। मैंने सर हिला के इजाज़त दे दी। यूँ उसने भी एक काला बाल उखाड़ लिया। मेरा ख्याल था कि अब ये किस्सा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि दोनों ने एक एक काला बाल उखाड़ लिया था, लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी। इस मामले का तो अभी आगाज़ हुआ था। दूसरी बीवी कहने लगी, मैंने तो सिर्फ एक ही बाल उखाड़ा है और ये 2 उखाड़ चुकी है। अब तो मुझे भी इजाज़त दो कि मैं एक और बाल उखाड़ कर हिसाब बराबर कर सकूं। मैंने उसके आगे सर झुका लिया और कहा, लो तुम भी अपनी हसरत पूरी कर लो। यूं ही दोनों बीवियों का झगड़ा जारी रहा और मेरा पूरा सर बालों से खाली हो गया। सुबह आईना बता रहा था कि अब तुम गंजे हो चुके हो। मेरा ख्याल था कि मेरी इस कुर्बानी से मेरी बीवियों के झगड़े खत्म हो जाएंगे, लेकिन अफसोस कि ऐसा ना हो सका। बाल खोने के बावजूद मैं अपनी बीवियों को खुश ना रख सका। ये मेरी बेवकूफ़ी की दुख भरी दास्तान है। गंजा अपनी दास्तान बेवकूफ़ी सुना चुका तो दूसरे शख्स ने अपनी दास्तान बेवकूफ़ी का कुछ यूं आगाज़ किया। कुछ अरसा पहले की बात है। सर्दियों का मौसम था और बर्फबारी इतनी शिद्दत से हुई कि तमाम ज़मीन पर सफ़ेदी ही सफ़ेदी हो गई। साथ में तूफ़ानी हवाएं भी चल रही थी। मैं अपने घर में गर्म बिस्तर में घुसा हुआ था कि अचानक एक ज़ोरदार झक्कड़ ने दरवाज़ा खोल दिया। मेरा जी बिस्तर छोड़ने को नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने अपनी बीवी को जगाया और कहा, अरे नेक वक्त, ये दरवाज़ा तो बंद कर दो। वो तो मुझसे भी ज़्यादा सुस्त निकली और फ़ौरन बोली, मेरी एक तजवीज़ है। मैंने कहा, वो क्या? यूँ करते हैं कि हम में से जो पहले बोलेगा वही दरवाज़ा बंद करने के लिए उठेगा। मैंने कहा, ठीक है, मुझे ये तजवीज़ मंजूर है। हम दोनों खामोश होकर लेट गए। इतने में एक चोर आराम से अंदर दाखिल हुआ। उसके अंदाज से लगता था कि उसने हमारी बातें सुन ली है और उसे हमसे कोई खतरा नहीं। मैं और मेरी बीवी ने उसे देख लिया, लेकिन हम में से कोई भी ना बोला क्योंकि जो बोलता उसे दरवाज़ा बंद करने के लिए उठना पड़ता और ये हमें गवारा ना था। इसलिए हम दोनों दम साधे चुप लेटे रहे। चोर ने बड़े इत्मीनान से कीमती अशिया एक कपड़े में इकट्ठी की और फिर गठरी बांधने लगा। हम ये सब कुछ देखते रहे, उठकर उसे हाथ तक से न रोका। खतरा था कि बोल ना पड़े। चोर तो ऐसे हमारे घर में दनदना रहा था जैसे वो अपने घर में घूम फिर रहा हो। उसने गठरी उठाई और बाहर निकल गया। चंद लम्हे बाद वो दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। वो गठरी बाहर रख के आया था। हम हैरत से उसे देखने लगे कि अब वो क्या करने आया है। उसने एक तरफ बड़ा तवा उठाया और उसकी पिछली तरफ से अपनी दोनों हथेलियां काली कर ली। हाथ काले करने के बाद वो मेरे पास आया और वो कालक मेरे चेहरे पर मल दी। फिर वो मेरी बीवी के करीब गया और उसका मुंह भी काला कर दिया। इस पर भी हम खामोश रहे क्योंकि दरवाज़ा बंद करने के लिए उठना मंजूर ना था। मुंह काले होने का भी हमें ज़रा बर अफसोस ना था। डर था तो सिर्फ इतना कि गरम गरम बिस्तर छोड़ना पड़ेगा।
चोर अपना काम खुश असलूबी से करके चलता बना। ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं कमरे में दाखिल हो रही थी, मगर हमें कोई परवाह न थी। हम सब कुछ गंवा कर भी अपनी जिद पर जमे रहे। आखिरकार हमें नींद ने आ घेरा। सुबह हम उस वक्त जागे जब सूरज की किरणें कमरे में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। मेरा स्याह चेहरा देखकर मेरी बीवी अपनी जिद पर कायम न रह सकी और बोल उठी, अरे तुम्हारा चेहरा तो उल्टे तवे की तरह काला हो रहा है। मैं अपनी जीत की खुशी में उछल पड़ा और कहकर लगाकर बोला, तुम हार गई, लिहाजा अब दरवाज़ा बंद कर दो। मैं अपनी जमा पूंजी तो गंवा चुका और मुंह भी काला करवा चुका था, लेकिन ये बात क्या कम है कि मैंने अपनी बीवी को जिद के मुकाबले में शिकस्त से दो चार कर दिया। उम्मीद है कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ मैं ही साबित होऊंगा। ये थी मेरी दास्तान बेवकूफ़ी। दूसरा शख्स चुप हुआ ही था कि तीसरे ने अपनी दास्तान बेवकूफ़ी बयान करना शुरू कर दी। मेरी दास्तान बेवकूफ़ी मुख्तसर सी और इबरत अमौज है। आज मैं डाकू बना हुआ हूँ, तो ये मेरी उस बेवकूफ़ी का ही नतीजा है। आज से कुछ अर्सा पहले मैं बहुत दौलतमंद इंसान था। लीजिए तो फिर सुनिए मेरी दास्तान बेवकूफ़ी। 4 साल पहले मेरे पास बहुत सी भेड़ बकरियाँ थी और मैं एक अच्छी खासी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन की बात है कि मैं रेवड़ चढ़ा रहा था कि एक खुशपौश आदमी अजनबी गुनगुनाते हुए मेरे पास से गुजरा। मैंने अपनी ख़ानदानी रवायत की पासदारी करते हुए उसे अपना मेहमान बना लिया और उसकी खिदमत भरपूर तरीके से की। जब वह मुझसे रुखसत होने लगा तो मैंने उससे दरख्वास्त की कि मैं अभी तक कंवारा हूँ, अगर आप मेरी शादी करा दें तो सारी उम्र आपका एहसानमंद रहूँगा। वो मुस्कुराया और कहने लगा, यह तो कोई मुश्किल काम नहीं, मैं जल्द ही तुम्हारी शादी के इंतजाम करके तुम्हें बता दूंगा। वो तो चला गया, लेकिन मैं सुहाने ख्वाबों में डूब गया। फिर मैं उसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करने लगा। चंद दिनों बाद वो आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो मुझे गले से लगाते हुए बोला, मुबारक हो, मैं तुम्हारी मंगनी कर आया हूँ। मैं सिर्फ खुशखबरी ही तुम्हें सुनाने आया था। ये सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा और मैंने अपने रेवड़ का तीसरा हिस्सा उसे इनाम में दे दिया। वो मेरी सखावत की तारीफें करता रहा और फिर वो चला गया। अगले साल वो एक बार फिर आया और कहने लगा, मैं तुम्हारी शादी की रसूमात से फारिग होकर इधर ही आ रहा हूँ। गांव की सब औरतें तेरी बीवी की तारीफें कर रही हैं। मैंने इस खुशी में उसे बाकी रेवड़ का तीसरा हिस्सा दे दिया। वो खुशी खुशी चला गया। जब वो तीसरी बार आया तो आते ही बोला, मुबारक हो। मैंने कहा, अब किस बात की? भाई, तुम्हारे बेटा पैदा हुआ है। अब तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने सख्त लहजे में कहा, मेरी मंगनी भी हो चुकी, शादी ब्याह भी हो गया, अब बच्चा भी हो चुका, लेकिन हैरत की बात है कि मैंने अभी तक अपनी बीवी को नहीं देखा। अब मैं तुम्हें इनाम उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक अपनी बीवी और बच्चे को न देख लूं। उसने कहा, बेवकूफ़, मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी के पास ले जाने के लिए ही आया हूँ और तुम नाराज़ हो रहे हो। मैंने अपनी जल्दबाजी की माफ़ी मांगी और बाकी सारा रेवड़ उसके हवाले कर दिया। अब मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं बचा था, मगर मैं खुश था कि एक हसीन और जमील बीवी का शौहर और एक नन्हे मुन्ने बच्चे का बाप तो कहला सकूंगा। वो अजनबी मुझे गांव में ले गया। वहां एक झोंपड़ी के पास एक औरत बैठी हुई थी और एक बच्चे को नहला रही थी। बच्चा बहुत रो रहा था। अजनबी वहां रुक गया और कहने लगा, यह है तुम्हारी बीवी, जाओ और उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करो। वो अजनबी तो चला गया, जबकि मैं तेजी से चलता हुआ अपनी बीवी और बच्चे से मिलने के लिए आगे बढ़ा। औरत बेइंतहा खूबसूरत थी और गोल मटोल सा बच्चा बहुत प्यारा था। मैं कुछ देर उन्हें मुसलसल देखता रहा, फिर मैं सब्र न कर सका और उस औरत को मुखातिब किया, नेक वक्त, तुझे बच्चे को चुप करवाना भी नहीं आता? वो बच्चे को नहलाने में मसरूफ रही, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसकी इस बेपरवाही पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। औरत तिलमिला उठी और शोर मचाने लगी। शोर सुनकर आसपास की औरतें और मर्द इकट्ठे हो गए। औरत ने तमाम कहानी सुनाई तो मर्दों ने मुझे पकड़ लिया और वो फैंटी लगाई कि नानी याद आ गई। जब वो मार मारकर थक गए तो एक बंदे ने मुझसे यहाँ आने की वजह पूछी। मैंने बहुत सादगी से कहा, ये औरत मेरी बीवी है और ये मेरा बच्चा है। इनके लिए तो मैं अपनी तमाम दौलत खर्च कर चुका हूँ और अब मैं हमेशा हमेशा के लिए इनके साथ रहने आया हूँ। ये सुनकर वो फिर गजबनाक हो गए और इस बार की पिटाई ने छठी का दूध याद दिलाया। जब वो थके तो उन्होंने मुझे एक रस्से से बांधा और गांव के सरदार के पास ले गए। वहां उस औरत के रिश्तेदार ने मुझ पर चोरी करने का इल्जाम लगाया और सरदार ने मुझे 1 साल के लिए जेल खाने में भेजने का फैसला किया। मैं बहुत रोया पीटा, लेकिन मेरी बेगुनाही का किसी को यकीन न आया। मुझे 1 साल के लिए कैद कर दिया गया। जब मैं रिहा हुआ तो मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। यह है मेरी दास्तान बेवकूफ़ी। उम्मीद है कि फैसला मेरे ही हक में होगा। तीसरा शख्स खामोश हुआ। चौधरी बोल उठा, तुम ही सबसे ज्यादा बेवकूफ़ हो, क्योंकि तुम ही वो बड़े बेवकूफ़ हो जिसने बीवी और बच्चे को देखा तक नहीं और उनके लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। फिर इस बेवकूफ़ को इनाम कराम से नवाजा गया।